friends and my dear students, how are you all? So let's continue with our specific relief act part 2. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस देखने वाले हैं कुछ, और उसके साथ साथ जो रहेगा हम लोग सारी चीज़ें आपस में लिंक रहेगी। तो अगर आपने सबसे पहले अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आप ये चीज़ों को जो है वो इजीली रिलेट कर पाएँ। ठीक है, हमने एकदम आराम से थोड़े थोड़े करके हम लोग सेक्शन लेने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7। कौन सा स्टार्ट करने वाले हम लोग? सेक्शन नंबर 7। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें दो प्रॉपर्टी की बात की गई थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो सेक्शन थे, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 5 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल एंड सेक्शन 6 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन। ये हमने इतना पार्ट देखा था। ठीक है, आज हमारा आता है सेक्शन 7, दैट इज द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेक्शन नंबर 8 भी है ना मूवेबल प्रॉपर्टी के, मतलब है ना उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 7 और 8 है ना जो है पूरा अच्छे से पहले देखने वाले हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी is disposed of such property, he may file a such suit for getting back the possession। देखिए क्या लिखा है, if a person entitled to the possession of specific movable property, यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन करिए वर्ड specific movable property। अगर आपको है ना आपके पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि स्पेसिफिक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आप सभी को होपफुली पता होगा, जो कि स्पेसिफिक है, मतलब आपको वो की वही चीजें वापस चाहिए। ठीक है, और आपको ऐसी प्रॉपर्टी है डिस्पोजिशन कर दिया है, आपको है ना अलग निकाल दिया गया है, आपके पास वो छीन ली गई है, तो आपको लेने का वापस हक है। अंडर सेक्शन 7 में आप लोग उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको है ना प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? सेम जो कल भी आया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो प्रोसेस बताया होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा सूट फाइल करने का। चलिए वापस। ठीक है, इफ ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ क्या? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वर्ड अंडरलाइन कर दिया, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको अगर डिस्पोजेस कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो वो सूट फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग बैक ऑफ सच पोजीशन, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए कहां पे? सेक्शन नंबर 7। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए अंडर सेक्शन 7 ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, द प्रॉपर्टी टू बी रिकवर्ड मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई एंड एसर्टेन। ठीक है, तो आपको पूछा, आपने केस फाइल किया, आपको पूछा कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं यार ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, नहीं यार ध्यान में नहीं यार इसकी जैसी थी, ऐसा सब नहीं चलेगा। आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो वो प्रॉपर्टी जो है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और एसर्टेन होनी चाहिए। भाई रेडी पड़ी है ये, आप पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो भाई इससे मेरे पास है, जबरदस्ती मेरे पास से पोजीशन ले लिया, ये पोजीशन लेने का हक मुझे है। तो पहला पॉइंट, मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाई एंड एसर्टेन। पहला पॉइंट, मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एसर्टेन। पहला पॉइंट, मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड एसर्टेन। ठीक है, चलिए फिर, द पर्सन सुइंग मस्ट हैव द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो पर्सन जो केस फाइल कर रहा है, जो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? केस फाइल कर रहा है। ठीक है, उसके पास हक है उसकी इमीडिएट पोजीशन लेने का। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने जो है, ए नाम का जो बंदा था, उसने क्या कर दिया, एक ज्वेलरी जो है वो है ना बी को दे दी। ठीक है, ज्वेलरी जो है वो क्या कर दी? बी को दे दी। क्लियर? मतलब समझो ना, प्लेज पे दे दी होगी, मतलब सिक्योरिटी पे दे दी होगी, और बी ने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को जो है वो आगे सेल कर दिया। बी ने क्या कर दिया, वो प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर दिया, आगे सेल कर दिया। वापस ले लेते हैं, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दी थी, पैसे वगैरह लिए होंगे, और बी ने वो प्रॉपर्टी है ना जो सिक्योरिटी के तौर पे पड़ी थी उसको आगे सेल कर दिया। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि जो ए जो है, सपोज बी ने उसको सी को सेल कर दिया, मेरा आपके लिए सिंपल सवाल है कि ए जो है वो सी से उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है क्या अभी? द आंसर इज नो, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन। क्यों? क्योंकि आपने जब सिक्योरिटी पे रखा है तो है ना, मतलब वो उसमें रूल क्या है कि आप जब पैसा वापस दोगे तो आपको वो वापस मिलेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो है ना बी ने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, लेकिन अभी तक है ना वो पर्टिकुलर डेट नहीं आई थी, उसको वापस देनी थी वो सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ए को पता चला, लेकिन फिर भी ए जो है वो है ना सी पे केस फाइल कर सकती है, सी पे केस फाइल करके वो प्रॉपर्टी को वापस रिकवर नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 7। क्यों सर? क्योंकि उसके पास राइट नहीं टू द इमीडिएट पोजीशन।
लेकिन यही अगर है ना ए ने जो है बी को जो है लोन चुका दिया और अब बी अपनी जो ज्वेलरी जो ए अपनी जो ज्वेलरी है वो जो सिक्योरिटी पे दी थी वो वापस ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है। लेकिन अगर अब बी ने किसी सी को भी सेल कर दी होगी तो ए जो है वो सी पे भी केस फाइल कर सकता है टू गेटिंग द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। डिफरेंस पता चला दोनों ही केस में? श्योर। चलिए देखिए, पहला पॉइंट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाई एंड एसरटेन। दूसरा, द पर्सन सुइंग मस्ट हैव द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर ट्रस्टी मे स्यू फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय हिम इन द ट्रस्ट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ना आपको है ना कुछ सामान दे दिया, मेरे घर का फर्नीचर, मेरे ऑफिस का फर्नीचर दे दिया। मैंने बोला कि है ना ये आप अपने पास रखो, सिक्योरिटी में रखो। एज ए ट्रस्टी आपने उस प्रॉपर्टी का है ना मैंने आपको ध्यान रखने के लिए दिया। ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास से कोई है ना वो जबरदस्ती वो फर्नीचर उठा के जो है वो लेके चला गया, जबरदस्ती वो फर्नीचर उठा के लेके चला गया। आपने बोला नहीं ये मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और की प्रॉपर्टी का जो ध्यान रखता है उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। ठीक है। तो मेरा सिंपल सवाल है, जो जबरदस्ती आपके पास ये फर्नीचर उठा के लेके चला गया, क्या आप उस पे सेक्शन 7 में केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। देखो क्या लिखा है, द ट्रस्टी मे स्यू फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट। क्लियर हुआ? या फिर a person having a special or temporary right to the possession of the property may also file a suit। special और temporary right, सर ये कैसी राइट होती है? आंसर इज बेलमेंट, प्लेज। सर ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भाई फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? और नहीं पढ़ के आए हो तो मेरा है ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 24 लेक्चर्स की सीरीज जो है पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो CS CET के लिए, CS XUT के लिए और CS फाउंडेशन, और आपके सिलेबस में भी है XUT के सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेलमेंट, प्लेज, इन सब का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन है स्पेशल और टेम्पररी राइट। मैंने अपनी चीजों का पोजीशन आपको देके रख दिया, 2 दिन के बाद वापस लेके जाऊंगा, और वो कोई जबरदस्ती उठा के लेकर चला जाए तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो क्या? हाँ, भले आपके पास टेम्पररी राइट क्यों ना हो। क्लियर हुआ? श्योर। तो देखिए क्या बताया हुआ है, सेक्शन 7 में केस फाइल करने के लिए क्या रूल है, क्या कंडीशन है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हैं? पहला, इट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एसरटेन। बोलते जाइए, चलिए, इट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एसरटेन। जो पर्सन केस फाइल कर रहा है उसके पास हक होना चाहिए टू गेट द इमीडिएट पोजीशन। हमने एग्जांपल क्या देखा, ए ने ज्वेलरी दी बी को, बी ने उसको सेल कर दिया, लेकिन अभी भी ए जो है सी के पास से रिकवर नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई थी ना, उसने पैसे वापस रीपे नहीं किए थे। लेकिन वही अगर पैसे उसने वापस रीपे कर दिए होते तो उसके पास हक होता टू द इमीडिएट पोजीशन, तुरंत वो पोजीशन लेने का हक है, तुरंत केस फाइल करेगा ए ऑन सी अंडर सेक्शन 7। तीसरा पॉइंट, कौन फाइल? ट्रस्टी भी केस फाइल कर सकता है, और जिस पर्सन को हमने स्पेशल या टेम्पररी राइट दी है वो भी केस फाइल कर सकता है फाइल लेने के लिए। क्लियर हुआ? श्योर, पक्का। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा था सेक्शन 7। अब देखिए सेक्शन 8 का अगर हेडिंग पता चल गया ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सेक्शन 8 का अगर हेडिंग आपको पता चल गया तो आपकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, क्या बोला हुआ है? लायबिलिटी। अब आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बहुत हद तक सिमिलर भी मिलेगा, लेकिन सेक्शन 7 में स्पेसिफिकली बोला हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी का है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ए ओनर, नॉट एज एन ओनर टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजीशन। ठीक है, देखो लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है तो पोजीशन मेरे पास है, लेकिन मैं उसका ओनर नहीं हूं। देखो, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ए ओनर, तो मेरा ड्यूटी बनती है टू डिलीवर टू द पर्सन जिसको उसकी पोजीशन लेनी चाहिए, इमीडिएट पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट प्रॉपर्टी किसके पास पड़ी है? जिसके भी पास पड़ी है वो उसका ओनर नहीं है, तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? तो उस प्रॉपर्टी को उसको डिलीवर कर दे जिसके पास जिसको इमीडिएट पोजीशन होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप पे केस फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन नंबर 8। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो 2 लाइन दिए, वो सेम वही हेडिंग ही वापस रिपीट किया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, टू अप्लाई सेक्शन 8 फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द डिफेंडेंट हैव द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एकदम सिंपल। द डिफेंडेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। मजा आ गया है सर। ठीक है, और प्लेंटिव मस्ट हैव द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए, इसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी का ही, लेकिन इमीडिएट पोजीशन वाला पॉइंट था। ठीक है, पहला पॉइंट, द डिफेंडेंट हैव द पोजीशन, डिफेंडेंट के पास पोजीशन है
और वो पोजीशन है उसके पास नॉट एज ए ओनर, और प्लेंटिफ के पास हक होना चाहिए टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? श्योर? चलिए देखिए पॉइंट समझते हैं हम लोग। अब देखिए पॉइंट समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग अच्छे से क्लियर होगा। ए ने, ठीक है, ए ने बी को जो है वो कुछ फर्नीचर दिया। ठीक है, ए ने बी को जो है वो क्या कर दिया, कुछ फर्नीचर दिया। ठीक है, एज एन एजेंट। ठीक है, मैं ये ए ने बी को बोला कि एक काम करना यार, तू ये मेरा फर्नीचर जो वो तू सेल करवा देना। ठीक है, फर्नीचर जो वो सेल करवा देना। ठीक है, बी ने क्या कर दिया, वही फर्नीचर जो है वो सी को क्या कर दिया, प्लेज पे दे दिया। प्लेज मतलब सिक्योरिटी पे दे दिया। ठीक है, प्लेज मतलब सिक्योरिटी पे दे दिया, मतलब पॉइंट समझो। अब यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा प्लेंटिफ कौन और डिफेंडेंट कौन, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है, जिसपे केस किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ए ने बी को एक फर्नीचर दिया था एजेंट के तौर पे कि भाई तू मेरे गुड्स भिजवा देना। बी ने, जो एजेंट था, उसने वही है ना सेम जो इसके गुड्स थे नहीं थे वो भी इसने आगे सिक्योरिटी पे दे दिए सी को। तो यहाँ पे एज पर सेक्शन 8 ए जो है ना वो सी पे केस फाइल कर सकता है। ए कैन फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन फ्रॉम सी। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो गया, प्लेंटिफ, जो केस फाइल कर सकता है, और सामने वाली जो पार्टी होगी वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज द डिफेंडेंट। क्लियर हुआ? देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफेंडेंट हैव द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी सी के पास है। द डिफेंडेंट इज नॉट द ओनर। क्या ओनर हो गया सी? द आंसर इज नो। एंड प्लेंटिफ मस्ट हैव द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन। देखो इसके पास हक है या नहीं, तुरंत ही पोजीशन वापस लेने का है। तो ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द डिफेंडेंट कैन डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ इन द फॉलोइंग केसेस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी दे सकता है प्लेंटिफ को इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, व्हेन द प्रॉपर्टी और थिंग इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, मतलब वही है, या तो वो प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट है, मतलब या फिर है ना बी है, बी वापस नहीं दे रहा और ए ने वापस मांगा है, तो यहाँ पे बी भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो डिफेंडेंट है उसने वो प्रॉपर्टी का बैठ के एज एन एजेंट या फिर एज ए ट्रस्टी। When the compensation is money is not an advocate of the property। अब सी बोल रहा है जहां पे, जब ए ने सी पे केस फाइल कर दिया, एक काम करो आप पैसा देकर लेके छुटकारा पाओ ना, मुझे ऐसा फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, आप बोलोगे उतने पैसे दूंगा। भाई साहब पैसों से पेट नहीं भरने वाला है हमारा, और जब पैसों से नहीं पेट भरता है तो हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ होती है। या फिर when it is not possible to ascertain the damage suffered from the loss of article, कितना नुकसान पहुंचाएगी वो हम लोग एसरटेन नहीं कर पा रहे, पता नहीं लगा पा रहे, तो कंपेंसेशन कैसे डिसाइड करोगे। या फिर when the possession of thing or article has been wrongly transferred from the plaintiff। ठीक है, या फिर आपने उस चीजों को क्या कर दिया, गलती से ट्रांसफर कर दिया था, जैसे कि बाय फ्रॉड या कोएशन, डरा धमका के आपने वो प्रॉपर्टी ले ली थी। क्लियर हुआ? श्योर? तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो जो है ना ओनर है उसके पास है ना हक है वापस इमीडिएट पोजीशन लेने का। अगर ऐसे लोगों के पास आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है जो पोजीशन तो है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, तो आपके पास वो इमीडिएट पोजीशन लेने का वापस हक है अंडर सेक्शन 8। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर ए की डेथ भी हो जाए, ए की डेथ भी हो जाए, तो ए के जो लीगल हेयर्स है ना, ए के जो फैमिली मेंबर है वो भी उस पे केस फाइल कर सकते हैं सी पे, जो नीचे मैंने एग्जांपल दिया है मूर्ति वाला। ठीक है, तो हमारे अभी तक कौन से हुए हैं, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। क्लियर? अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 9। ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 9 बहुत ईजी है, और फिर हम जब सेक्शन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मतलब बोलते हैं कनेक्टेड थोड़े सेक्शंस आते जाएंगे, इसलिए हमें उसको आज देखने पड़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़े ज्यादा सेक्शंस जरूर देखेंगे लेकिन वो कनेक्टेड है इसलिए। क्लियर? और बहुत सिंपल है। तो पहले तो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 5, 6, 7 और 8। एग्जाम में इन 4 में से एक सेक्शन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और आपके एग्जाम में इसका वेटेज भी है एक आंसर जितना। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी में आता है और पार्ट सी में चैप्टर ही इतने और वेटेज इतने कम है, बोलो एक से बढ़ के एक, सब दुआदार चैप्टर है, लेकिन वेटेज इतना कम दिया कि हर एक चैप्टर में से हार्डली एक 2 क्वेश्चन आने के वेटेज रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से जो आने के चांस है वो 5, 6, 7, 8 में बहुत ज्यादा है। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, डिफेंसेस अगेंस्ट सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको सिर्फ बता देता हूं।
जो डिपेंडेंट जो रहता है, अगर आप किसी भी केस फाइल कर रहे हैं, जैसे ए बी पे केस फाइल कर रहा है तो ए प्लेंटिफ बी डिपेंडेंट, तो भाई सामने वाला भी तो वो ऐसा बोलेगा ना, उसको भी तो उसके पास भी तो कोई डिफेंस अवेलेबल होना चाहिए। तो एज पर जो कॉन्टेक्ट में जो आपके पास डिफेंस अवेलेबल होते हैं वो सारे डिफेंस यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 where any relief is claimed in respect of a contact, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense। तो मतलब जो डिपेंडेंट है उसके पास कुछ डिफेंस अवेलेबल रहेंगे ऑन एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्टेक्ट। जैसे कॉन्टेक्ट में जो डिफेंस अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे है ना उसके पास अवेलेबल रहेंगे। कंडीशन ये है कि भाई है ना जो कॉन्टेक्ट आपने किया वो वैलिड और एनफोर्सेबल होना चाहिए, तो ही वो डिफेंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बोलो ऐसे ऐसे सेक्शन आप देख के घबरा गए होंगे, सर बाप रे इतने सारे सेक्शन हमें देखने हैं। टेंशन मत लो, 9 और 10 तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली हम लोग है ना सेक्शन नंबर 10 में आ रहे हैं। ऊपर दो इंट्रोडक्शन के पॉइंट दिए वो इतने काम के नहीं है। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ये पहले बहुत बड़ा सेक्शन हुआ करता था। ठीक है, अब उसको सिर्फ 3 लाइन का सेक्शन बना दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वर्ड मैंने कल बताया था आपको, मे की जगह शेल आ गया, वो शेल से बहुत फर्क पड़ गया है। तो क्या बोला हुआ है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट शैल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट। बोला है सारे कॉन्टेक्ट को कोई भी स्पेसिफिकली मांगने आ रहा है ना उसको दे ही दो, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। इसलिए देखो सेक्शन 11 देखने वाले हैं, सेक्शन 14 में जो आते हैं वो, और सेक्शन 16। तो इसलिए मैंने आज बोला कि हम लोग है ना ये सारे सेक्शन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? शॉर्ट तो चलिए वापस देखते हैं। सेक्शन 9 तो कुछ नहीं बोलता है, सेक्शन 9 कुछ डिफेंस अवेलेबल होंगे जो कॉन्टेक्ट में होते हैं, कंडीशन अप्लाई, कॉन्टेक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 10 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट। ये पूरा बड़ा सेक्शन था जो अब 3 लाइन का बन के रह गया है, क्योंकि वहां पे मे जो वर्ड था उसकी जगह आ गया है शेल, और शेल की वजह से क्या हो गया, कोई भी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने आ रहा है आपको उसको देना ही देना है। कोर्ट को उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट 3 सेक्शन। अगर वो है आते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 14 में और सेक्शन 16 में। अब सेक्शन 11 में क्या आता है, हम सेक्शन 11 ही पूरा देख लेते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। ठीक है, देखिए सेक्शन 11 केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टेक्ट कनेक्टेड विद द ट्रस्ट एनफोर्सेबल, के मतलब ट्रस्ट के कनेक्टेड केसेस है तो सेक्शन 11 में पाए जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्ट शैल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट वेदर होली और पार्टली विच आर एंटर इन केस ऑफ ट्रस्ट। देखो क्या लिखा है, कोर्ट शैल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको देना ही है वेदर होली और पार्टली। और हमने भी क्या देखा, सारे जो है परफॉर्मेंस मांगना है उसको दो ही दो। एक्सेप्शन था, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, 11 सबसेक्शन 1 नहीं था, 11 सबसेक्शन 2 था। यहां पे भी 1 तो वही बोल रहा है ना कि भाई ना आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना ही है। कब आप लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। देखिए बट if a trustee enters into a contract in excess of his powers, मतलब जो ट्रस्टी को हमने पावर दिया उससे बियॉन्ड जाके उसने काम कर दिया, तो यार कोर्ट बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवाया, या फिर उसने हमने उस पर भरोसा जताया और उसने उसका ब्रीच कर दिया, तो बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मत ऑर्डर मतलब केस मत फाइल करो, आप फ्रॉड वॉर्ड का अलग से केस फाइल कर देना। यार परफॉर्मेंस कैसे करवाया, इसमें ट्रस्टी ने अपने पावर के बियॉन्ड जाके कुछ काम कर दिया, या फिर उसने जो अपने जो उस पर ट्रस्ट किया उसने ब्रीच कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया। ठीक है, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, तो उसको एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंपल्सरीली एनफोर्स नहीं करवा सकते। एग्जांपल देखते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2 देखना, इसका एग्जांपल जो नीचे दिए उसमें। ठीक है, ए इज ए ट्रस्टी ऑफ द लैंड और हमने इसको पावर दिया हुआ है, तू इसको किसी को भी लीज पे देना दे सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। हमने उसको क्या बोला, तू इसको लीज पे दे सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, वो बी के साथ कॉन्टेक्ट में एंटर हो गया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, लेकिन उसमें एक उसने कंडीशन रख दी कि 7 ईयर्स के बाद हम उसको वापस रिन्यू कर देंगे। ये कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको पावर दिया गया 7 साल का ही, हमने ट्रस्टी को पावर कितना दिया था, 7 ईयर्स का, और उसने एक्सेस में एक्सरसाइज कर दिया जो उसको पावर दिया गया उसके, दिस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, The directors of a company have power to sell the concern with the sanction of the shareholder at the general meeting. If the director sale is without any sanction, this contract cannot be specifically enforced. ठीक है भाई, आपको जो पावर ही नहीं वो आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। क्लियर हुआ? श्योर? तो देखिए
सेक्शन 10 क्या बोलते हैं, सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली हम लोग एनफोर्स करवा सकते हैं एक्सेप्ट जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में कौन से आते हैं, जहां पे ट्रस्टी ने अपना पावर जितना दिया उससे एक्सेस जाके ज्यादा काम कर लिया या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया तो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था सेक्शन 14। देखो सारे कनेक्टेड है और ये इतने छोटे छोटे सेक्शन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 11 ये सब, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी अमेंडमेंट आया है। सेक्शन नंबर 14, ठीक है, क्या था हमारा सेक्शन नंबर 14, कॉन्ट्रैक्ट विच कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 14 जिसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, देखिए सेक्शन 14 lays down that the following contract cannot be specifically enforced. पहला, where a party to the contract has obtained substituted performance of the contract in accordance with the provision of section 20. आपने कोई है ना सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के लिए मान लिया। अब ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस पुराने 1963 में नहीं था एक्ट में, 2018 में जो अमेंडमेंट में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अभी आप इसे ध्यान में रख लो, उस काम के बदले में अगर आपने कोई दूसरा काम एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी डिटेल में हमारा सेक्शन 20 सिलेबस में है, वहां पे देखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कोर्ट को कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक कंप्लेंट ठोक डाली कि मेरे जो नल है, मैं पूरा ये पानी का बिल भरता हूं, वाटर बिल वाटर टैक्स पे करता हूं, लेकिन मेरे नल में पानी नहीं आता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या ऐसा कोर्ट है ना, कोर्ट क्या बोलेगा, यार हम आपको ऐसा तो ऑर्डर नहीं दे सकते कि अब पानी आना ही चाहिए, आपको कंपेंसेशन मुआवजा डैमेज दिलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करना पड़ेगा ना, रोज हो जाके कौन ध्यान रखेगा आपके नल में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं बता रहा हूं, ऐसा केस हुआ इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा केसेस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोर्ट को कंटिन्यूअसली सुपरविजन करना पड़ेगा, कोर्ट बोलेंगे भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, माफ करो हमें, आप कंपेंसेशन चाहिए तो ले लो, हम आपको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सच दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का था, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द पार्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया, नीचे दिया है केस जो नहीं थे, फ्यू केस लॉ ऑन सेक्शन 14। इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए केस लॉ नंबर 1 देखिए। मिस गीत एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग एट द रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टर जीत एवरी सैटरडे इवनिंग फॉर 10 कॉन्सिक्यूटिव सैटरडे। ठीक है, मतलब इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, 10 शनिवार की रातों को मैं तेरे वहां पे कैफे में आऊंगी, रेस्टोरेंट में आऊंगी, और है ना वो क्या करेगी, गाना गाने वाली है मिस गीत। आफ्टर द 3rd सैटरडे मिस गीत रिफ्यूज टू सिंग। मिस्टर जीत जो है वो बोला चाहता है कोर्ट को, नहीं नहीं उसको बोलो आए और गाए। अब यहां पे पर्सनल क्वालिटी है ना, कोर्ट कभी किसी को जहां पे पर्सनल क्वालिफिकेशन आ जाता है कि भाई पर्सनल क्वालिटी चाहिए, अब गाना कोर्ट ऑर्डर दे देगा कल गा, अब वो बेसुरा गाने लगी तो तेरे ही रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। इसका मैं आपको आगे बहुत धमाकेदार एग्जांपल दूंगा जब इंजंक्शन और ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां पे पर्सनल क्वालिटी आती है, अब सपोज मैंने बोला भाई मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कोर्ट में जाओगे, नहीं नहीं हमारे सर को बोलो पढ़ाए पढ़ाए, नहीं, कोर्ट बोलेगी हम इसको जबरदस्ती बोलेंगे पढ़ाई पढ़ा तो है ना वो साल कल जाके साला है ना सर ने आपको उल्टे कंसेप्ट पढ़ा दिए तो क्लियर हो रहा है। तो वही यहाँ पे जहां पे पर्सनल क्वालिटी आती है वहां पे कोर्ट क्या बोलेगी, नहीं भाई माफ करो, हम उसको नहीं बोल सकते भाई तुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो जब तक उसके अंदर से नहीं निकलेगा। पढ़ाना मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्यों मेरे अंदर से निकल रहा है, क्या मुझे पढ़ाना अच्छा लगा है। कोई सिंगर होता है वो अंदर से निकलना चाहिए, एक नेचुरल होता है, तो वो अगर निकले तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, और या फिर ई पॉइंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बीच बाय इज नेचर इज डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई भी पार्टी को आपने राइट दी थी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी कैंसिल कर सकता है। एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, वो आप लोग रीड कर दीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुआ? और नीचे जो केस लॉज करके एग्जांपल दिए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे केस बन के आ सकता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए सेक्शन 14 में आ रहा है। ठीक है, चलिए सेक्शन 10 क्या बोलता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था हम स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हम लोग स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाएंगे एक्सेप्ट जो आते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में, एक्सेप्ट जो आते हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में किसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। और आज का आखिरी पॉइंट जो आते हैं सेक्शन नंबर 16 में, कहां पे आते हैं, जो सेक्शन नंबर 16 में। ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। पार्टीज हु कैनॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या लिखा हुआ है, पार्टीज हु कैनॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका एक और हेडिंग लिख दो ना, इसमें एक और हेडिंग है जो बैरेक में बताया गया है, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। पर्सनल BARS बार मतलब रिस्ट्रिक्शन, पर्सनल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए रिलीफ को लेके, टू रिलीफ।
तो अगर ऐसा भी आ जाए व्हाट आर द पर्सनल पार्ट टू रिलीव एज प्रोवाइडेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो सेक्शन 16 लिखना है। क्या कौन सी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा सकती कि भाई हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं हम लोग, अमेंड हुआ ये भी। अब देखो वो जो कोड का मे का वर्ड शैल हो गया ना, उसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन अमेंड हो गए। लेकिन आपको सच में बता दूं, मैंने तो पुराना वाला भी पढ़ा हुआ है, अमेंडमेंट के बाद और इजी हो गया। इतने छोटे छोटे हो गए ना सेक्शन, बाकी इतने बड़े बड़े सेक्शन हुआ करते थे वो। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको हम कभी नहीं बोलेंगे जा भाई जा और परफॉर्म कर इसको, जब इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। अब तो मेरे हिसाब से तो सेक्शन 20 स्टार्ट होगा, उससे पहले तो आपको उसका हेडिंग भी पता चल गया है। सेक्शन 20 किसका है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजन हम लोग जब 20 पे पहुंचेंगे तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर दिया है तो चलिए या फिर कोर्ट कभी उस पर्सन को नहीं बोलेगी हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। ठीक है, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। आपने एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कांटेक्ट किया कि मैं तेरे को एक रोलेक्स वॉच दूंगा। रोलेक्स की वॉच आती है ना वो, चलो रोलेक्स बहुत भारी वर्ड लग रहा है, आई वॉच दूंगा तेरे को, ओरिजिनल है भाई। ठीक है, आई वॉच दूंगा तेरे को और मुझे बदले में 20,000 रुपए चाहिए। 20,000 रुपए में मैं तुझे है ना मेरी आई वॉच जो है वो सेल कर दूंगा, और आपने उसके लिए कांटेक्ट कर दिया। लेकिन आप जब उसको आई वॉच सेल करने वाले थे उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाले बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। मतलब आपको डाउट हो गया, आपको पता चल गया मैं बेच तो दूंगा उसको, वॉच तो दे दूंगा, लेकिन सामने से पैसा नहीं आने वाला है, सामने से पैसा नहीं आने वाला है, तो आपने उसको वॉच नहीं दी। बताओ क्या सामने वाली पार्टी जाके कोर्ट में ऐसा केस फाइल कर सकती है कि भाई आपको बोले कि आपको है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब वॉच दे ही दे। कोर्ट बोले साले बावला हो गया तू वो तो वॉच दे देगा, तू पैसे कहां से देगा? तो कोर्ट बोले सॉरी हम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, या फिर ए पर्सन हु फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बिल्डर ने बोला आप हमें ना हमें पैसे दो, हम आपको ऐसा आलीशान घर बना के देंगे जिसमें आपके घर के अंदर ही स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, आपने उसके पैसे रोक दिए, पूछो क्यों? क्योंकि सर उसने घर तो बनाया लेकिन अंदर स्विमिंग पूल नहीं था। जब उसने अपना पार्ट नहीं परफॉर्म किया है तो मैं क्यों अपना पार्ट परफॉर्म करूं सर? ठीक है, या फिर ए पर्सन हु वायलेट्स एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो खुद वायलेट कर रहा है तो भाई दूसरे को कैसे परफॉर्मेंस करने के लिए बोले? या फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई वेरिएशन ला दी है इन ए रॉन्गफुल मैनर, या फिर आपने फ्रॉड किया है, तो कभी कोर्ट आपको ऐसा नहीं बोलेगी सामने वाली पार्टी को भाई तू परफॉर्म कर। या फिर अब देखो आप कभी भी कोर्ट में जाते हो ना, हमें परफॉर्मेंस दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, तो कोर्ट पहले देखे भाई तूने क्या किया है, तू क्या अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया या परफॉर्म करने के लिए रेडी है? तो देखिए ए पर्सन हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म या फिर हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय हिम। भाई तू पहले अपना तो देख, क्या तू खुद है ना परफॉर्म करने को रेडी अपना पार्ट? नहीं सर वो तो नहीं सर, तो भाई दूसरे को कैसे बोल दे, ऑर्डर दे दे कि भाई तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा? कोर्ट कभी नहीं बोलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है सेक्शन 16। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा वो एक लिस्ट बना दीजिए ताकि आप साथ साथ में पढ़ पाओ, और टेंशन अब पूरा चैप्टर में करूंगा, पूरा चैप्टर। ठीक है, हमने कल फर्स्ट लेक्चर में देखा था सेक्शन में सेक्शन नंबर 5 एंड 6, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप भी घर पे पढ़ना, ऐसा नहीं आप लाइन वाइज पढ़ेंगे एंड ऑल। ठीक है, फिर आज हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7 और 8, उसको एक पार्ट ले लो मूवेबल प्रॉपर्टी का है। ठीक है, एक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमीडिएट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 8। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार सुन लीजिएगा, आपको वैसे ही सेक्शन लर्न हो जाएगा। सेक्शन 9 और 10 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सेक्शन 10 आगे वाले आंसर पूरा बनाता है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो हम परफॉर्मेंस देंगे लेकिन 3 को छोड़ के, जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में आते हैं। सर कौन से आते हैं? ट्रस्ट वाला पॉइंट रे। ठीक है, तो सेक्शन 11 ट्रस्ट वाला। सेक्शन 14 में 5 अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिए जहां पे कोर्ट एनफोर्स कराने का बोलेगी नहीं, और सेक्शन 16 में कोर्ट उन पार्टीज को नहीं बोलेगी कि भाई तू परफॉर्म कर। ठीक है, तो सेक्शन 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। 14 में भी आपका केस लॉ बन के आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीच हमारा जो सेक्शन छूट गए हैं, ठीक है 16 तक में हमारे जो सेक्शन पहले पेंडिंग है वो देख लेंगे, जैसे कि सेक्शन 12, फिर 14 के नीचे मैंने 14A नाम का एक बार इंक्लूड कर दिया वो, और सेक्शन नंबर 15 जो रहेगा वो हम लोग देख लेंगे 15, और टाइम मिलेगा तो 17, 18 देख लेंगे। तो इतना पार्ट हम लोग देखेंगे ताकि हमारा जो है ना बीच में जो भी पार्ट पेंडिंग है वहां से देखिए हमारा एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर? और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अच्छे से जो है सब कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर और भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और
लाइक करना और शेयर करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।